नाम है अंकित और मैंने टारगेट लिया है कि क्लास 11th और क्लास 12th का अकाउंट्स और बीएसटी कंप्लीट करा दूं। पर आज से मैंने थोड़ा सीरीज़ में चेंज किया है। हर एक चैप्टर पे ना जा करके इंपॉर्टेंट चैप्टर पे पहले बात कर लेते हैं ताकि तुम अपने एग्जामिनेशन में आग लगा दो। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, मैं कुछ की पॉइंट बता रहा हूँ, फिर आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरी पे अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, मेन कैलकुलेशन समझा दो, फिर भी 3 पॉइंट तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता क्या है। एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो भी आप चाहो समझना। आप 2 दिन में बनाना चाहो बना लो, 3 दिन में बनाना चाहो बना लो, लेकिन आमतौर पे ये 12 मंथ के विधिन में बनता है, तब 12 मंथ कंप्लीट होने पे बनता है। सिंपल सा है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कह लो, या जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप बनाते हो। सिंपल सा बात है, ठीक है। बनता क्यों है भाई? बनता ये है कि आप ना अपना पोजीशन यानी बिजनेस का पोजीशन एंड परफॉर्मेंस जान सको। एक से मैं क्या बोल रहा था? परफॉर्मेंस जानने के लिए, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्वार्टरली भी बना सकते हो, 4 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, हर महीने में, जब चाहो बना लो, लेकिन जनरली ये एंड में बनता है। आई यूज़ जनरली, आम तौर पे, ओके। फिर ये दिखाता क्या है? ये बिजनेस के पोजीशन और परफॉर्मेंस को दिखाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये है क्या, इसके सिवा भी कुछ है क्या, ये इसका कोई फ़ायदा वायदा है क्या? बिल्कुल है यार। चलो वो छोड़ो, तुम्हारे लिए ना सबसे अच्छा बात बताता हूँ। यहाँ पे जनरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरली, आम तौर पे 2 अकाउंट तो हर कोई बनाता है। एक बनाता है पोजीशन के लिए बैलेंस शीट। याद रखना, बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे आप बिजनेस के पोजीशन को जान सकते हैं। परफॉर्मेंस जानने के लिए वो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में 2 चीज़ आता है। एक आ जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और एक आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग ऐसे बिजनेस का बात कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर मार्केट में जा करके बेचता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे हो जो रीसेल ही सिर्फ काम करता है, तो आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, ट्रेडिंग अकाउंट का जरूरत नहीं पड़ता। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ठीक है। बाकी इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो अभी के टॉपिक में हम लोग नहीं पढ़ते, सीधा शुरू करते ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक। अब भाई साहब, ये ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, कैसा दिखता है, क्यों नहीं है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, बाय नेचर ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कैसा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई? मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लोगे ना, तो क्लास 12th में भी आप मुझे दिल से याद करोगे, कहोगे कि नहीं सही था। सच में बता रहा हूँ, देखो अभी, ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जहां डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, डेबिट साइड में जो भी फर्म के लिए खर्च है या जो भी फर्म के लिए लॉस है, वो फिर अमाउंट दिखाओगे। एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है? सोचो, एक्सपेंस का उल्टा होता है इनकम। फिर क्रेडिट साइड में जो भी फर्म के लिए इनकम है या जो भी गेन है वो दिखाएंगे, और फिर अमाउंट दिखाओगे। बढ़िया, ठीक। सबको ही जानते हैं कि डेबिट में जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो 2 के साथ होगा। हाँ, डेबिट में जब भी एंट्री करोगे तो 2 के साथ होगा, और क्रेडिट में जब भी एंट्री करोगे तो बाई के साथ होगा, ठीक। इस पे अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे। एक चीज़ याद रखना और सुनो, यहाँ सबसे पहला आइटम हम लोग दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, हाँ, जितने से मतलब होता है ना कि आपके पास कुछ स्टॉक रॉ मटेरियल का पड़ा हुआ है, या वर्क इन प्रोग्रेस का पड़ा हुआ है, या फिनिश गुड्स का पड़ा हुआ है, तो वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। यानी साल के शुरुआत में आपके पास कितना स्टॉक है। बढ़िया। फिर हो सकता है कि आपने परचेस किया और कुछ चीज़ रिटर्न किया, तो यहाँ पे चलो ना, तुम्हें ना ऐसे लिख करके ही समझाऊंगा, मज़ा आएगा। परचेसेस दिखा दो, पर परचेसेस का अमाउंट डायरेक्टली वहाँ मत लिखना, पहले यहाँ लिखना, फिर इसमें लेस करना रिटर्न इनवर्ड। लो, गलत कर दिया, आउटवर्ड। क्या? आउटवर्ड। और वो यहाँ से आप माइनस कर लोगे, माइनस करके फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो लिख दोगे, ठीक है। इस प्रोसेस को आप डायरेक्टली नेट परचेज भी बोलते हो, अगर आप चाहो तो नेट परचेज भी लिख सकते हो, आपका मन है, ठीक है।
इसी प्रकार से एक और चीज़ आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस। और मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसीलिए बस थोड़ा देर वेट करो। इस साइड में आ जाओ। इस साइड में सबसे पहले आएगा सेल्स। क्या आएगा? सेल्स। पर आप सीधा अमाउंट नहीं लिखोगे, पहले यहाँ लिखोगे, फिर उसमें से लेस करोगे। क्या पता है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब ही होता है वैसा खर्च, वैसा रिटर्न जो आपके बिजनेस के अंदर आया। और बिजनेस के अंदर कब आएगा? जब आप सेल करोगे। सिंपल सा बात है, ठीक। फिर वहाँ पे लिख दोगे माइनस करके। एग्जाम्पल से समझना तो ऐसे समझो कि सपोज करो 7,500 होगा था टोटल सेल, 500 का रिटर्न आ गया, तो बचा कितना? सिर्फ 7,000। बढ़िया, इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक। उसके बाद लास्टली हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी आपके बिजनेस में कितना सारा चीज़ बच गया, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो या किसी भी चीज़ का हो। क्लोजिंग स्टॉक दिखाने के बाद यहाँ पे जो भी क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे कि डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है। चलो भाई, पढ़ो ऐसा कि आग लग जाए एग्ज़ाम में 100% आए, ठीक। और कॉन्सेप्ट तो ऐसा क्लियर होना चाहिए ना कि मज़ा आ जाए, ठीक। देखो, क्रेडिट साइड जो है ना भाई साहब, वो है अच्छा। देखो, क्योंकि इनकम और गेन दिखा रहे हो ना, तो ये तो मेरे लिए अच्छा है ना भाई, अच्छा है ना, अच्छा है ये मेरे लिए, वेरी गुड है, वेरी गुड, ऑसम, जो भी कह लो, अच्छा है ये तुम्हारे लिए क्रेडिट साइड। और ये बुरा है, दिस इज़ बैड वन। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस और लॉसेस दिखा रहे हो। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, मैंने क्या बोला, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट से, तो आपको होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट से, तो आपको होगा ग्रॉस लॉस। समझ रहे हो? ग्रॉस लॉस। अब समझना फिर से, ग्रॉस प्रॉफिट कब? जब क्रेडिट साइड बड़ा हो तब। और ग्रॉस लॉस कब? जब डेबिट साइड बड़ा हो तब। समझ में आ गया? हाँ, एक और चीज़ गौर करना, ग्रॉस प्रॉफिट में हमने ना तो सैलरी माइनस किया है, ना ही कमीशन माइनस किया है, फी फाइन ऐसा कुछ चीज़ माइनस नहीं किया है, क्योंकि वो सब बाय नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट, हाँ, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर से रिपीट कर दूँ, क्रेडिट अगर बड़ा है डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट अगर बड़ा है क्रेडिट से तो ग्रॉस लॉस। दैट्स ऑल। आप दिखा लेना, मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ, आप समझना। वो बैलेंसिंग फिगर है, जो डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से या तो प्रॉफिट या तो लॉस, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अब सुनना आगे। मैंने आपको बोला कि मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सप्लेन करूँगा, तो एक्सप्लेन करूँगा। ये है क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस? देखो भाई, एक चीज़ जान लो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ये एक तरीके से, और तुम कह लो ये प्रोडक्शन का एक्सपेंस है? हाँ, अर्थात एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एकदम से करूँगा, समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ टैबलेट पे, ठीक, प्लस मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट। इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर कैंसल आउट करोगे ना, तो मेरा ये पूरा पढ़ाने का सिस्टम ठप पड़ जाएगा। पड़ेगा ना? तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो डायरेक्टली क्या करे भाई, डायरेक्टली तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट पहुंचा दे, क्या करे, अफेक्ट पहुंचा दे, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे तुम्हारे स्कूल में जो बिजली बल्ब लगी हुई होगी, उसका जो बिल आता होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि अगर बल्ब नहीं रहे, स्मार्ट बोर्ड मतलब बिजली ना रहे, तो स्मार्ट बोर्ड भी नहीं चलेगा, प्रोजेक्टर भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो कोई भी एक्सपेंस अगर प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प कर रहा है, तो वो है डायरेक्ट। और अगर डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा, तो वो इनडायरेक्ट। मैं समझाऊंगा अच्छे से, समझो। सपोज करो एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में अगर तुम देखो तो फैक्ट्री का जो रेंट है वो डायरेक्ट है, क्योंकि अगर ना रेंट नहीं दोगे तो ना रहेगा फैक्ट्री, तो प्रोडक्शन क्या करोगे, ठीक है। अगर तुमने लेबर लिया है किसी का, तो उसके बदले तुम वेजेस दोगे, है ना। तो वेज जो है ना, वो भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अब क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस है समझो। अगर तुमने लेबर को कैंसिल कर दिया, प्रोडक्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर तुमने लेबर को कैंसिल कर दिया, तो प्रोडक्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब समझना, अभी ना तुम देखो, मैं ना समझाऊंगा ऐसा कि तुम्हें मज़ा आ जाए, समझे, और तुम सही में सभी से अलग दिखोगे स्कूल में। देखते जाओ अभी, ठीक है। ये है भैया रॉ मटेरियल का सेलर,
रॉ मैट का क्या है, सेलर है, ठीक है। और तुम हो जी मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तुमने इससे गुड्स मंगाया, ठीक है, गुड्स मंगाया यानी रॉ मटेरियल मंगाया, ठीक है। लेकिन ये आएगा किस चीज़ पे? चलो एक गंदा सा इमेज बना लूँ, क्योंकि मेरा इमेज अच्छा है नहीं। टुइंग 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 टुइंग, पिप पिप पिप, मतलब ट्रक से आपने क्या मंगाया? ट्रक से अपने पास गुड्स मंगाया। तो अब भाई एवं बहनों, मेरे को ये बताओ कि ये जो ट्रक का एक्सपेंस है, ट्रक का जो एक्सपेंसेस होगा यानी फेयर जो होगा, फेयर या कह लो रेंट जो होगा, जो भी तुम कहते होगे, वो क्या है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सोचो सोचो। क्या अगर रॉ मटेरियल उस ट्रक से नहीं आता तो क्या आपका प्रोडक्शन रुक जाता? आंसर है हाँ। तो इसीलिए इस केस में इस ट्रक का जो एक्सपेंस है ना ब्रो, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अब बात को आगे बढ़ाते, ये मैन्युफैक्चरर ने गुड बनाया और जाकर किसको दे दिया? होलसेलर को। किसको दे दिया? होलसेलर को। फिर एक ट्रक बनाओ, टुइंग 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 टुइंग, पिप 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 पिप। अभी ये जो ट्रक है ना, वो गुड्स लेकर के किसके पास जा रहा है? वो जा रहा है होलसेलर के पास। अच्छा, अगर ये होलसेलर के पास ना जाए तो क्या मेरा मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा? आंसर है रुकेगा, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, पैसे की कमी के कारण, है ना। तो ये जो ट्रक का खर्चा आपने दिया, यहाँ पे जो आपने फेयर दिया, वो पता है क्या है? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आया? तो होप करता हूँ कि तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंस तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा लाइट डाल लूँ, प्रकाश डालता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली आपके बिजनेस को बंद करने में कैपेबल है ना। इनडायरेक्ट वो है जो डायरेक्टली ना करे पर इनडायरेक्टली कर सकता है आपके बिजनेस को बंद। जैसे आपने अपने मैनेजर को सैलरी दिया, तो मैनेजर थोड़ी प्रोडक्शन कर रहा है, थोड़ी वो मैन्युफैक्चरिंग रोक देगा, है ना। तो मैनेजर सैलरी जो है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो ऑनर को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना उसके कैपिटल पे, वो इनडायरेक्ट है। जो आप किसी चीज़ के लिए कमीशन दे रहे हो, चाहे सेल्स कराने के लिए या कुछ भी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सब डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं पहुंचाएंगे, इनडायरेक्टली अफेक्ट पहुंचाएंगे। तो जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट पहुंचाए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और कायदे से इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। खुशी मत मनाओ, अभी एक दुख मनाओ, क्योंकि अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानेंगे। कॉस्ट ऑफ, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानते हैं। तुम्हारे सिलेबस में गुड्स सोल्ड है, तो गुड्स सोल्ड ही जानो पहले तो। अब ये निकलता कैसे है? देखो, बहुत सिंपल सा है। जो भी तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक था वो लिखो, प्लस करो इसमें नेट परचेजेस, नेट परचेजेस का भी फॉर्मूला लिख दूंगा, माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस कर रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल रहा है जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में COGS कहते हैं, कॉग्स, COGS। बढ़िया। और सुनो भाई मेरे, ये नेट सेल का क्या खेला है? आओ नेट सेल भी देख ले। नेट सेल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल सेल्स, भाई महान बना दूंगा, माइनस रिटर्न, बस एक सेकेंड, रिटर्न इन वर्ड। ठीक है ना भाई? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अरे सेल्स रिटर्न कह लो या रिटर्न इनवर्ड कह लो ना, मैं दोनों ही लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। इसको हम लोग सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। बढ़िया, ठीक। और सुनो भाई मेरे, टोटल सेल के अंदर दो चीज़ आता है। आप कैसे खरीद सकते हो? या तो कैश में से कैसे बेच सकते हो, या तो कैश में बेच सकते हो, या तो आप क्रेडिट पे बेच सकते हो, कर सकते हो ना क्रेडिट सेल्स। दैट्स ऑल ब्रो। अगर कैश सेल्स दिया हुआ है तो कैश सेल्स में क्रेडिट सेल्स जोड़ दो और माइनस कर दो रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड शब्द का मतलब ही समझ जाना, अंदर की ओर आ रहा
है ना। अगर मैं फेयर इनवर्ड कहूँ तो समझ लो कि रॉ मटेरियल आ रहा है, फेयर आउटवर्ड कहूँ तो समझ लो कि बाहर की ओर जा रहा है। तो तुम इनवर्ड और आउटवर्ड शब्द से भी पहचान सकते हो कि वो चीज़ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बाय नेचर। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ कि नेट परचेस का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, होप सो कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और कोशिश करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट एक ही बार में कवर अप कर दें। और याद रखना भाई, क्लास 11 तक तुम्हारा अच्छा होगा तो क्लास 12 में तुम शुरू से आग लगा रहे होगे। और बनते हैं ना सक्सेसफुल, सभी कोई बनते हैं। ठीक, हरे कृष्णा, राधे श्याम। लिख लिया, चलो। और मुझे चाहिए ही चाहिए नेट परचेस का फॉर्मूला। ठीक है, तुम लिख करके दो। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर तुम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना चाहते और सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या चाहिए पता है। एक ना ऐसा फॉर्मूला लिखता हूँ कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाए। देखो, जब हम लोग नेट सेल्स में से माइनस कर देते हैं, पता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तब जा कर के निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को ना 50 बार तुम अलग अलग तरीके से लिखो, समझ रहे हो। जैसे अभी ना मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, तुम नेट सेल इससे निकाल लो या COGS निकाल लो या कुछ भी, मतलब इसी से तुम यूज़ करके निकालते जाओ। जानते हो इस पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो है परसेंटेज वाला। सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि GP इज़ 25% ऑफ COGS। ठीक है, और मैं ना कह रहा हूँ कि COGS इज, या चलो COGS नहीं दूंगा, जाओ हटो। COGS इज COGS नहीं है, मैं तो नेट सेल दिया हुआ है। सपोज नेट सेल्स इज सपोज 6 लाख रुपी। बढ़िया, फाइंड आउट COGS एंड प्रॉफिट। देखो, अच्छा है ना क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तुम देखना क्लास 11 में पक्का होगा। आंखें खोलो, इन सबको हम लोग बनाएंगे, हम लोग टॉपर बनेंगे भाई, और बहन भी। ठीक है, तो कैसे करें सॉल्व। सर ऐसे करेंगे सॉल्व। हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, ऐसे करेंगे। पहले ये बताओ GP क्या होता है। सर GP तो ले भाई, GP तो नेट सेल्स माइनस COGS होता है ना। GP को मैं बोल रहा हूँ 25% ऑफ COGS। ठीक है, इधर क्या है 6 लाख। ठीक, इधर क्या है माइनस COGS। ठीक, अब क्या करें, COGS को एक साथ ले आओ, 25% ऑफ COGS प्लस COGS इज इक्वल टू क्या, 6 लाख। अरे हाँ, ये तो बनता हुआ दिख रहा है। तुम ना कहीं शुरुआत में ही कर लेना लेट, या मत ही करो, छोड़ो, आओ मेरे साथ और आओ। 25/100 COGS प्लस COGS इज इक्वल टू 6 लाख। किन्हीं को अगर कन्फ्यूज़न हुआ हो मैंने 25/100 कैसे किया तो बता दूँ, परसेंटेज को मैंने चेंज किया। ठीक है, अब सुनो भाई, LCM ले लो 100। LCM लेने आता है ना, 100 ले लो। इधर क्या रह गया, 25 COGS प्लस 100 COGS इज इक्वल टू 6 लाख। बनाने को तो मैं शॉर्टकट भी बना दूं, पर मैं उन स्टूडेंट को फोकस में लेकर के चल रहा हूं जो ऐसे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि अब कोई फंसे। हम लोग सब मिल करके अच्छा नंबर लाएं, यही है हमारा टारगेट। 25 150 कैसे, 125 कैसे हुआ सोचो। COGS इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 100 हुआ ना मेरे भाई। तो COGS क्या हो जाएगा, 6 लाख इंटू 100 बाई 125। देखो 5 के टेबल में कट रहा है, नीचे भी ऊपर भी, ऊपर काट देता हूँ मैं, तुम नीचे काटो। 5 के टेबल में कितने बार में, 20 बार में ये उड़ जाएगा, मतलब कट जाएगा ना। 125 कितने बार में आता है,
125 5 के टेबल में कितने बार होता है? बहुत अच्छा, 25 बार में। अभी भी 5 के टेबल में कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 5 बार में, 4 बार में। थोड़ा और फास्ट करते हैं, ये कितने बार में? 1,20,000 बार में कट जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि 6 लाख 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो आप कहोगे 1,20,000, दैट्स ऑल। तो ऊपर कितना बच गया? 1,20,000 इंटू 4, है ना भाई, कितने हो गए? 48, यानी 4,80,000। तो COGS मेरे को पता चलेगा। अब देखो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस COGS। सो यू हैव 6 लाख एज अ नेट सेल और माइनस 4,80,000। सो कितना हो गया? देख लो, माइनस कर दो 6 लाख से, कितना आएगा? 4,80,000 में अगर हम लोग माइनस कर दे 1,20,000, क्या है, एक से रुकना भाई, 6 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू 1,20,000 का क्या है? प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। हो गया, खत्म। एक बार देख लो इसको, अच्छे से समझो, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरली ये आएगा, तुम लिख के रख लो। 2 सेकंड रुको, देखो अच्छे से, आराम से देखो। लो तुम्हारे लिए छोटू सा कर दूं, यहां से देखो फिर से। ठीक, ये 3 से 4 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये या तो तुम मेरे को ये चीज़ बताते जाओ कि ग्रॉस लॉस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला तुम लिखो, मैं नहीं लिख रहा, तुम लिखो, ठीक। अब कुछ एडजस्टमेंट है मेरे भाई, एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट। तुमसे ही बात करूँगा सीधा सीधा, और तुम ही आंसर दोगे, क्योंकि अगर तुमने स्पेशल काइंड ऑफ जर्नल एंट्री देखा है जो मैंने कराया है, तो तुम इसका आंसर तुरंत भर में दे दोगे। सपोज करो कुछ गुड्स मैंने चैरिटी में दे दिया या डोनेशन में दे दिया, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कुछ गुड्स को मैंने पर्सनल यूज के लिए विथ ड्रू कर लिया, इसका क्या होगा? कुछ गुड्स को मैंने फ्री सैंपल के तौर पे या एडवर्टाइजमेंट के तौर पे किसी को दे दिया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो मेरे भाई, अगर वो वीडियो तुम नहीं देखे हो तो यहाँ से समझो। जब भी गुड्स चाहे चैरिटी में दे दो, डोनेशन में दे दो, पर्सनल यूज़ के लिए दे दो, फ्री सैम्पलिंग या एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दो, इसका सीधा इफेक्ट परचेजेस यानी परचेज अकाउंट पे पड़ेगा। ये सारा चीज़ ना लेस हो जाएंगे, ये सारा चीज़ यानी चाहे चैरिटी हो, चाहे डोनेशन हो, चाहे पर्सनल यूज़ हो, है ना, या चाहे एडवर्टाइजमेंट हो या फ्री सैंपल हो, ये सब इसमें जा कर के लेस होंगे। अब देखो मेरे भाई, तुम ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाओ टी सेप नॉर्मल, ये क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट, तो तुम यहाँ पे ना परचेज दिखाते हो, इसमें से अब तुम लेस करोगे ये सारा चीज़। या तो तुम ये वर्किंग नोट में कर लो, और अगर वर्किंग नोट में भूल चुके हो करना, तो यहाँ पे आकर के करो, जो भी परचेज होगा उसका अमाउंट लिखो, फिर लेस करो चैरिटी, लेस करो डोनेशन, लेस करो विड्रॉ, लेस करो एडवर्टाइजमेंट एंड सैम्पल, जो भी वो सब लेस होगा, और फिर फाइनल अमाउंट जा करके यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट कॉलम में। बढ़िया, होप्स हो कि तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला कि चाहे पर्सनल यूज़ हो, फ्री सैंपल हो, एडवर्टाइजमेंट हो, चैरिटी हो, गुडविल आप निकाल रहे हो या गुडविल कह रहा हूँ, गुड्स दे रहे हो, तो आप परचेज में इसे जा करके सीधा लेस कर दोगे, ठीक है। ट्रीटमेंट समझ गया तुमने, एडजस्टमेंट समझ लिया, बहुत अच्छा, कितने अच्छे हो तुम। और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना तुम्हें सीधा सीधा देखने को मिलेगा और तुम मुझे थैंक्स कहोगे दिल से, वेज, ठीक है। अब ना भाई देखो,
वेज अकाउंटिंग में तुम्हें मिलना चाहिए कितने मंथ के लिए? ओनली फॉर, बताओ, ओनली फॉर 12 मंथ। ठीक, अगर 12 मंथ से अगर लेस मिले या हाई मिले, समझना, मैं ना सीधा तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूँ, ठीक है, अगर कम मिले तो वो है आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउटस्टैंडिंग, यानी येट टू पे। ठीक, और अगर हाई मिले तो उसको हम लोग कहेंगे एडवांस। क्या कहेंगे? एडवांस या प्रीपेड। ठीक, ये इस चैप्टर में वेज जो है आप पे कर रहे होते हो तो वो आपके लिए खर्च है ना? तो यहाँ ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ब्रदर, और ये प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, तुमने अगर उस वीडियो को ध्यान से देखा है तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग जो होता है वो जुड़ जाएगा, समझाता हूँ भी हूँ, और प्रीपेड जो है वो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको अकाउंटिंग 12 महीने के लिए करना है, कम के लिए नहीं करना ना। तो 12 महीने, मान लो कि मैंने तुम्हें 11 महीने का सिर्फ दिया था तो 1 महीने का और जोड़ दो। मान लो मैंने सिर्फ 10 महीने का दिया था, 2 महीने का और जोड़ दो। मान लो मैंने तुम्हें सिर्फ 9 महीने का दिया था तो फिर 3 महीने का और जोड़ दो। ठीक है, वहीं पे मान लो कि 12 का देना था पर मैंने 14 महीने का दे दिया तो 2 महीने का हटा लो। 12 महीने का देना चाहिए था, मैंने तुम्हें 16 महीने का दे दिया, 4 हटा लो। लाइक दैट, सिंपल है ना? मुझे 12 महीने का चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। समझ में आया? तो अब और अच्छे से समझो इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे आएगा वेज, क्योंकि वेज एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है भैया? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ, क्योंकि वेज जो, अच्छा चलो तुम मेरे को सोच के 1 सेकंड में जवाब दो, वेजेस वर्सेस सैलरी होता क्या है, क्या फ़र्क है? देखो मेरे भाई, वेज मिलता है लेबर करने पे, फिजिकल वर्क करने पे। सैलरी मिलता है आपको मेंटल लेबर करने पे। मेंटल लेबर, हाँ, दिमाग का काम। समझ रहे हो? ठीक ना? वेज लेबरों को मिलता है, अगर लेबर नहीं होंगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी नहीं होगा। सैलरी उनको मिल रहा है जो ऐसे सीए हो गए, मैनेजर हो गए। तो ये ना भी रहे ना तो इनडायरेक्ट मेरे मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं। अब समझना सीधा सीधा, ट्रेडिंग अकाउंट में वेज से मैटर करता है, ना कि सैलरी से। बस इतना सा बात अपने दिमाग में रख लो। अब आगे बढ़ते हैं। जब वेज दिया हुआ होगा, मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, वेज दिया हुआ है मान लो 12,000 रुपया, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है 12,000, वैसे कुछ नहीं, एक्स से ही चलते हैं, एक्स। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, यहाँ तुम ऐड कर दोगे अगर आउटस्टैंडिंग वेज है तो, समझ रहे हो? वो ऐड कर दोगे, ठीक। और मान लो कि नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड वेज था तो आप उसको माइनस कर दोगे मेरे भाई। ठीक, माइनस, समझना, इनमें से कोई एक ही होगा, या तो वेज आउटस्टैंडिंग होगा या तो प्रीपेड होगा। अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो आप ऐड करोगे और प्रीपेड रहा तो आप माइनस करोगे, फिर जाके फाइनल अमाउंट लिखोगे। बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, तुम हो ही अच्छे स्टूडेंट, तुरंत बार में समझ जाते हो। ठीक है। एक चीज़ है, हालांकि वो आता नहीं है बट फिर भी, सेल्स ऑन ऐप, 1 सेकंड रुकना भाई। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये क्या है? बहुत बेसिक सा चीज़ है, समझ जाओ तो तुम आग लगा रहे हो, इतना जान लो। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या हो गया कि तुम गुड्स बेचे हो बट अप्रूवल पे, अर्थात ये समझ लो, जैसे ना क्या होता है ना कई बार कि जो होलसेलर होते हैं, होलसेलर जो होते हैं या जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो जाते हैं रिटेलर के पास और इनको जाकर के कहते हैं कि भाई ये गुड्स ले लो, ये गुड्स तुम रख लो, अगर कंज्यूमर को पसंद आए तो तुम इसका पेमेंट कर देना, और कंज्यूमर को अगर ना पसंद आए तो तुम लौटा देना। यानी यहाँ पे रिटेलर का अप्रूवल काम करेगा। क्या काम करेगा? अप्रूवल। अगर अप्रूवल हाँ है
तो हम लोग सेल मानेंगे, और अगर नहीं है कि ना भाई ना पसंद आया, तो हम लोग नॉट सेल कह देंगे। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया। अब समझना इसके बारे में भाई, ठीक। जनरली जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, है ना, तो जो क्रेडिट साइड में आप नेट सेल्स दिखाते हो, ठीक, उसके अंदर हम लोग ना ऐसा मान के चलते हैं कि उसने अप्रूवल हाँ कह दिया है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूम्ड है कि सोल्ड हो चुका है, ऑन अप्रूवल हो चुका है। अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो हाँ मान लेते हैं। लेकिन 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 भाई मेरे, सपोज करो कि उसने बोल दिया कि ना मेरे को नहीं चाहिए, तो आप नेट सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स ऑन अप्रूवल। कितना इजी चीज़ है, सिंपल सा बात है ना। तुम सोच रहे हो कि 6,20,000 का तुमने गुड्स बेचा, लेकिन जिसमें से 20,000 ना अप्रूवल पे अटका हुआ है और उसने ना बोल दिया, तो तुमने थोड़ी ही 6,20,000 का सामान बेचा, तुमने नेट कितना बेचा, सिर्फ 6 लाख का। इसको रिटर्न मान लो ना कि उधार पे वो तुमसे खरीद के गया है, पर बाद में बोल दिया नहीं चाहिए मेरे को, तो माइनस कर लो। सिंपल सा बात है ना। लेकिन इसका एक और ट्रीटमेंट होगा, पता है क्या ट्रीटमेंट होगा? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाकर के ये एड ऑन हो जाएगा। क्या एड ऑन हो जाएगा? सेल्स ऑन अप्रूवल। समझदार स्टूडेंट जल्दी से कमेंट में बताएं क्यों। यस, क्यों? क्योंकि आपका वो गुड्स बिका नहीं, तो अब कहाँ पे वो पड़ेगा? स्टॉक में आकर के रखा जाएगा। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक जो साल के एंड में आपके पास बचता है, और ओपनिंग जो साल के शुरुआत में आपके पास होता है। ओपनिंग स्टॉक आर दोज स्टॉक विच आर प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड द क्लोजिंग स्टॉक आर दोज स्टॉक विच इज अवेलेबल in firm or business at the end of accounting year or period, whatever you just want to call it. Okay, now मेरे को लगता है कि हमने मैक्सिमम सारा वो टॉपिक जो आना चाहिए वो सब कुछ कवर अप कर लिया है। ये था ट्रेडिंग अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। जाते जाते एक और बात बताना चाहूँगा ब्रदर, तुम पढ़े हो ट्रायल बैलेंस, है ना, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का एक बेसिक सा लॉजिक है, वो भी सुनते हुए जाओ, मजा आएगा तुम्हें, ठीक। यहाँ क्या आएगा? डेबिट अमाउंट, और यहाँ आएगा क्रेडिट अमाउंट। यहाँ क्या आएगा? नेम ऑफ अकाउंट। देखो, ट्रायल बैलेंस का बेसिक सा लॉजिक है कि यहाँ पे आप लिखते हो एसेट्स, सपोज जितना भी एसेट है उसका अमाउंट हमेशा डेबिट में, ठीक। चाहे जितने भी एक्सपेंस हो उसका अमाउंट भी डेबिट में। सुनते जाना, बाद में मजा आएगा तुम्हें। लाइबिलिटी जो है, इनकम जो है, और कैपिटल जो है, उनका अमाउंट क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक। भाई एक चीज़ समझना, यहाँ एसेट्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं देगा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है। मैं क्या कह रहा हूँ? एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑलवेज क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक। इसके साथ साथ तुम एक और चीज़ सीख गए कि एसेट और एक्सपेंस का अमाउंट हमेशा डेबिट में होता है ट्रायल बैलेंस में, और LIC यानी लाइबिलिटी इनकम कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से पढ़ते हो तो याद रखना कि क्लास 11 एंड क्लास 12 तुम्हारे लिए क्रिस्टल क्लियर होगा, और तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अब हम लोग कॉमर्स को कम्प्लीटली फ्री कर लेंगे, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस।